औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा यस्सिर वला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा यस्सिर वला तुअस्सिर। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। इससे पहले हमने कल वाले लेक्चर में थोड़ी सी साइकोलॉजी, जो जनरल साइकोलॉजी थी, उसके ब्रांचेस थे और इसके जो मेथड थे, उनको हमने टच किया था। और फिर आज हम स्पेसिफिकली जो जा रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की तरफ, कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, तो अगर हम सिंपल अल्फाज में इसको डिफाइन करें, तो अगर हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को, साइकोलॉजिकल मेथड्स को एजुकेशन में यूज करें, इसको हम कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, अगर हम साइकोलॉजी के मेथड्स को, साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स को जब एजुकेशन के एनवायरनमेंट में यूज करें, तो इसको हम कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज नथिंग बट वन ऑफ द ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन सी टाइप ऑफ साइकोलॉजी है, तो ये अप्लाइड साइकोलॉजी है। अप्लाइड साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो थीरीज होती है उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, इट इज एन अटेम्प्ट टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी डिफाइन किया कि इट्स द सिंपलेस्ट डिफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी दैट attempt to apply the knowledge of psychology to the field of education। सिंपल डिफिनेशन है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर ऑफ द लर्नर इन रिलेशन टू एजुकेशनल एनवायरनमेंट। ठीक है, एजुकेशनल एनवायरनमेंट में जो हम साइकोलॉजी की स्टडी और एक्सपीरियंसेस को या उसके बिहेवियर को स्टडी करते हैं, दिस इज कॉल्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, अच्छा, कुछ डिफिनीशन एक दो हम पढ़ते हैं। क्रो एंड क्रो जो है, बहुत ही वेल और प्रोमिनेंट एजुकेशनिस्ट है, सॉरी साइकोलॉजिस्ट है। ये कहता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज। ठीक है, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लोग एज अ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन में जाके जो हासिल करते हो उसको हम एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज हम हासिल कर सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई इंस्टीट्यूशन हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रो एंड क्रो कहता है कि हम क्या करते हैं, जो हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं। लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या होता है, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि स्टार्ट होते हैं बर्थ से और इन होते हैं ओल्ड एज तक। ठीक है, 1973 में इन्होंने डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू पील, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एजुकेशन। जब हम एजुकेशन की साइंटिफिक स्टडी करते हैं, दिस इज कॉल्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील विद टीचिंग एंड लर्निंग। ये भी बहुत ही सिंपल डिफिनीशन है। व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग को अगर हम डिफाइन करें, इट इज अ प्रोसेस इन विच इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम experienced one to unexperienced one। It is a process in which information flows from experienced one to unexperienced। जब इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस वन से अनएक्सपीरियंस वन की तरफ फ्लो कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड टीचिंग। ठीक है, अच्छा, लर्निंग पॉजिटिव चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन और परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड लर्निंग। ठीक है, या चेंज विच इज कॉज ड्यू टू टीचिंग इज कॉल्ड लर्निंग। ठीक है, तो ये कहता है स्किनर, जो कि इसका ताल्लुक जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग से है। आगे इंशाल्लाह आ रहे ये चीज़ें हम क्लियर करेंगे। तो ये कहता है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा सा डिफिनीशन इन्होंने दिया हुआ है स्किनर ने। ठीक है, अच्छा, स्किनर का ताल्लुक जो है, इसका ताल्लुक बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है कि सिर्फ तीन नाम, बिहेवियरिस्ट के तीन नाम जो है वो बताओ। ठीक है, तो अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए किसी से, तो स्किनर है, आइवन पॉलप है, ठीक है, और इसके साथ हमारे पास वाटसन है, जो इसका प्रोपेलेंट भी है। ठीक है, इसी ही बिहेवियरिस्ट का। आगे इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन मैंने मुनासिब समझा, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन था, दैट्स वाई कि मैं यहाँ पर इसको क्लियर कर दूँ। ठीक है, अच्छा, फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है, टीचिंग और लर्निंग में एजुकेशनल साइकोलॉजी की डिफिनीशन क्या है, स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंस क्या है, सॉरी, एजुकेशनल साइकोलॉजी की टीचिंग और लर्निंग में इंपॉर्टेंस क्या है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसको प्रिपेयर कर लो, तो मेरे ख्याल में यू विल बी द ऑलराउंडर ऑफ साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी के इर्द ही घूमते हैं।
आप लोगों से क्वेश्चन किया जा सकता है कि एजुकेशन साइकोलॉजी का स्टूडेंट के साथ क्या ताल्लुक है, तो वो भी यहाँ से क्लियर होगा। आप लोगों से क्वेश्चन किया जा सकता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का टीचर के साथ क्या ताल्लुक है, वो भी यहाँ से आप लोग का क्लियर हो जाएगा। कुछ एरियाज है जो आप लोगों ने माइंड में रखने हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल एजुकेशन में क्या होता है, एक लर्नर होता है जिसको हम स्टूडेंट कहते हैं, एक लर्निंग प्रोसेस होता है जो कि एक प्रोसेस होता है, कौन कौन से मेथड को हमने यूज करना है, तरीकों को हमने यूज करना है, दिस लर्निंग प्रोसेस। एक लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो मेथड आप यूज करते हैं उसको हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस कहते हैं। ये तीसरा हो गया। चौथा जो हो गया वो टीचर है एजुकेशन के अंदर, ठीक है। टीचर जो है वो क्या करता है, ठीक है। फोर्थ जो है वो एजुकेशनल, फिफ्थ जो है वो एजुकेशनल एनवायरनमेंट है, कि एनवायरनमेंट क्या है एजुकेशनल का। ये 5 एरियाज आप लोगों ने बिल्कुल ही फिंगर टिप्स पे याद करने हैं, कि अगर कोई आप लोगों से पूछे कि व्हाट आर द एरियाज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है, तो यही 5 जो है वो आगे आ रही है इंशाल्लाह। हम इसको वन बाय वन डिटेल में एक्सप्लेन भी करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कहता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो इम्पोर्टेंट है वो है टू नो द लर्नर, लर्नर को नो करना, कि लर्नर है कौन, इसकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, इसका मेंटल लेवल क्या है, आया ये एवरेज स्टूडेंट है, आया ये रिटार्डेड स्टूडेंट है, आया ये जो है कुछ मेंटल लेवल इसका ज़्यादा है, क्रोनोलॉजिकल एज इसका ज़्यादा है। ये चीज़ें सारी लर्नर के गिर्द घूमती है। आप लोग लर्नर को स्टडी नहीं करोगे, उसकी साइको को स्टडी नहीं करोगे, तो फिर तो साइकोलॉजी या फिर तो एजुकेशन, फिर तो टीचिंग का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो आप लोग चीज़ें डिज़ाइन करते हो वो भी आप लर्निंग की मेंटेलिटी को देखते हुए, लर्नर की मेंटल लेवल को देखते हुए वो हम वहाँ पर जो है डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। कि जो होते हैं लर्नर के माइंड लेवल। तो फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट है, और आप उसको चीज़ें, कॉम्प्लेक्स चीज़ें, थर्ड और फोर्थ क्लास की रिलेटेड चीज़ें रखते हो, तो फिर वो नहीं सीख सकता, ठीक है। टू नो द लर्नर, टू सेलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ये भी इससे ही कनेक्टेड है। आप लोग सब्जेक्ट मैटर और लर्निंग एक्सपीरियंस को तब ऑर्गेनाइज कर सकते हो कि जब आपको लर्नर का पता हो कि लर्नर की मेंटल एज क्या है, ठीक है। टू सजेस्ट आर्ट एंड टेक्निक्स ऑफ लर्निंग एज वेल एज टीचिंग, टेक्निक्स कौन कौन से अभी मैंने अडॉप्ट करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेंटल लेवल। अगर स्टूडेंट छोटा है तो आप लोगों ने प्ले वे मेथड यूज करना है, आप लोगों ने स्टोरी टेलिंग मेथड यूज करनी है, कि जो बच्चे की इंटरेस्ट है वो डेवलप हो। अगर बच्चे की लेवल थोड़ी हाई है, आप लोग लेक्चर मेथड यूज कर सकते हो, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर उससे भी हाई है तो फिर लेक्चर मेथड जो है इट्स द बेस्ट मेथड, क्योंकि स्मॉल ही टाइम में आप ह्यूज टॉपिक को कवर कर सकते हो, और एक ही टाइम में आप ह्यूज मैस ऑफ स्टूडेंट को जो है वो अपने टॉपिक और अपने इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द लेक्चर मेथड। अच्छा, टू अरेंज लर्निंग सिचुएशन और एनवायरनमेंट, लर्निंग सिचुएशन क्या है। लर्निंग सिचुएशन और लर्निंग एनवायरनमेंट को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि जो टीचर और स्टूडेंट के अलावा जितनी भी चीज़ें क्लास के अंदर होती है, दिस इज कॉल्ड योर लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। बहुत ही सिंपल डिफिनेशन याद रखिएगा। लर्निंग एनवायरनमेंट का मतलब है कि जो चीज़ें स्टूडेंट और टीचर के अलावा जो भी चीज़ें मौजूद है, दिस इज योर लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्निंग एनवायरनमेंट में आपका फिजिकल एनवायरनमेंट, आपके टेबल्स, चेयर्स, वाइट बोर्ड, मार्कर्स, आपके जो क्लासरूम की सिटिंग है, वॉल्स है, वहाँ पर वेंटिलेटर्स है, आपके विंडोज है, डोर्स है, ये फ्लोर्स है, सीलिंग है, ये सारी चीज़ें हमारे क्या है फिर यहाँ पर सिचुएशन है, इन्वायरमेंट है। और जो एक और इन्वायरमेंट है जो नॉन फिजिकल है, उसमें फॉर एग्जांपल नॉइस है, डिसिप्लिन है, और इस तरह के हमारे इमोशंस है, एग्रेसिवनेस है, ठीक है, अटेंशन है, फोकस है, ये सारी चीज़ें हमारी नॉन फिजिकल इन्वायरमेंट का हिस्सा है। तो हम नॉन फिजिकल इन्वायरमेंट को भी यहाँ पर एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा जी, ओके। आगे कहता है, ओके 1 मिनट, मैं थोड़ा इसकी सेटिंग कर लूँ। अच्छा जी, टू इक्वेट हिम विद द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। देखो, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कुछ कहते हैं कि ये जो बिहेवियर है ये हेरिडिटी से आता है, कुछ कहते हैं कि ये इन्वायरमेंट से आते हैं। आगे हम इंशाल्लाह इनको पढ़ेंगे। टू इक्वेंट, इक्वेंट सर में, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। सर ये स्कूल कल्चर और स्कूल एनवायरनमेंट में कुछ वो डिफरेंस है? देखो, कल्चर का ताल्लुक जो है वो जस्ट ह्यूमन के साथ है,
ठीक है। मतलब कल्चर मेन मेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, जो इंसानों के अंदर इंटरेक्शन जो होती है, जो इंसान आपस में मिलते हैं, तो इसका ताल्लुक, कल्चर का ताल्लुक आपके स्टूडेंट और टीचर के साथ होगा, जो पर्सोनेल है। ठीक है। लेकिन जो एनवायरनमेंट है उसमें सारी चीज़ें आती है। फॉर एग्जांपल आपका नॉइजी क्लास है, शोर है, वहाँ पर कोई स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ये सारी चीज़ें आपके एनवायरनमेंट में आती है। मतलब ये कि एनवायरनमेंट जो है ब्रॉड है और कल्चर जो है वो स्पेसिफिक है। समझ लग गई? थैंक यू सर। ओके जी। तो acquaints him with the mechanism of heredity and environment, acquaint मीन वाकिफ करना, उनको हेरिडिटी और जो एनवायरनमेंट का मैकेनिज्म है उनसे वाकिफ करना। हेल्पिंग इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। डिसिप्लिन को मैंने डिफाइन भी किया था, ये पूछा गया है इंटरव्यू में। डिसिप्लिन को अगर आप लोग डिफाइन करो तो हम कह सकते हैं ओबीडियंस टू अथॉरिटी, obedience to authority, and follow the rules and regulation of the organization to achieve the attained goal of the organization। तो ये हमारे पास हो गया डिसिप्लिन। इसके थ्री व्यूज है। एक जो है हमारे पास ट्रेडिशनल व्यू है, जो कि ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ डिसिप्लिन है, मतलब आप लोगों ने कंट्रोल करना है और डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, जस्ट योर कोयर्स योर पावर। ठीक है। फिर है मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू में पार्टिसिपेटरी मेथड, मतलब दोनों को इन्वॉल्व करके आप लोगों ने इसको डिसेबल करना है, इसको डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। थर्ड जो है, थर्ड व्यू जो डिसिप्लिन का है वो सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब यही है कि इनेबल द स्टूडेंट और इनेबल समवन दैट दे फॉलो द रूल्स एंड द रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय देमसेल्व्स। ठीक है। मतलब उसको बिल्कुल आप कहते ही नहीं हो, वो इतने मीठे और इतने स्किलफुल होते हैं, उनको इस तरह बनाया बनाया जाता है कि वो खुद ही जो चीज़ें बैड होती है उसको अवॉइड करते हैं, और जो चीज़ें अच्छी होती है उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। तो ये है डिसिप्लिन। रेंडरिंग गाइडेंस सर्विस प्रोवाइड करना। हेल्पिंग इन इवोल्यूशन एंड असेसमेंट, ये तो हमने पढ़ा है पहले। सॉल्विंग क्लासरूम प्रॉब्लम्स, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लासरूम प्रॉब्लम्स क्या है स्पेसिफिकली। हमारे जो क्लासरूम है, स्कूल्स है, उसमें क्लासरूम के प्रॉब्लम्स क्या है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक तो है ओवर क्राउडेड क्लासेस है हमारे। सेकंड जो है उसमें नॉन कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है। थर्ड जो है टीचर जो है उनको टीचिंग का मेथड नहीं आता, पेडागोजिकल स्किल उसके वीक है। फोर्थ जो है स्टूडेंट जो है उसका ड्रॉप आउट बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है। फिफ्थ जो है नॉइजी क्लासरूम्स है, डिसिप्लिन के कुछ इश्यूज है। ठीक है। फिफ्थ सिक्स जो हमारे पास हो सकते हैं वो है स्टूडेंट की लेस इंटरेस्ट। ठीक है, स्टूडेंट इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, और इश्यूज भी इनसे बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन ये मेन मेन इश्यूज है। ठीक है। अच्छा, नोइंग अबाउट हिमसेल्फ, जिस तरह। सर अगर जी जी। लर्निंग लर्निंग नहीं कर रहा है तो इस ये भी क्लासरूम प्रॉब्लम तो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, लर्निंग का ताल्लुक डायरेक्टली क्लासरूम के साथ ही है। लर्निंग प्रॉब्लम है, लर्निंग लिमिट्स है, लिमिट्स जिसको हम लिमिट्स कहते हैं। ठीक है। और अगर दूसरी बात सर, ये डिसिप्लिन के हवाले से, अगर एक हेडमास्टर है एक स्कूल का, वो इंटरेस्ट नहीं है मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करने में, तो टीचर क्या करे? अगर हेडमास्टर डिसिप्लिन मेंटेन करने में, तो जाहिर बात है फिर तो स्कूल नहीं चल सकता है। एक तो यही बात है। टीचर क्या करे, तो टीचर का ताल्लुक तो क्लासरूम के साथ ही होता है, तो वो क्लासरूम को वेल डिसिप्लिन कर सकता है, अदरवाइज स्कूल को तो कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है। अगर क्लासरूम लेवल तक बात आ गई तो जाहिर बात है क्लासरूम में तो वो वही कर सकता है जो उसका दिल चाहे। वो क्या कर सकता है, अ टाइप ऑफ ट्रेडिशनल मेथड भी यूज कर सकता है, जिसको हम रूल्स रेगुलेशन। अच्छा, ये एक क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपने शुक्र है ये क्वेश्चन किया, कि क्लासरूम के अंदर हम डिसिप्लिन किस तरह मेंटेन करेंगे। ठीक है। उसके बहुत ज़्यादा तरीके हैं। एक तो आप लोगों ने बच्चे के जो फोकस होते हैं, फोकस को डेवलप करना है। ठीक है। अगर फोकस डेवलप है तो आपके जो बच्चे होंगे वो बिल्कुल अटेंटिवली आपको सुनेंगे, वो नॉन डिसरप्टिव बिहेवियर शो नहीं करेंगे। ठीक है। सेकंड, आप लोगों ने इंटरेस्ट शो करनी है। ठीक है। थर्ड, आप लोगों ने कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन, बिल्कुल पार्टिसिपेटरी तरीके से स्टूडेंट को इन्वॉल्व करके, आओ बच्चों हम अपने लिए रूल रेगुलेशन बनाते हैं। ये इसी तरह होगा। आप लोगों ने शोर नहीं करना, आप लोगों ने क्लासरूम के अंदर डिसरप्शन नहीं करना, आप लोगों ने तोड़फोड़ नहीं करनी। जब लेक्चर स्टार्ट हो आप लोगों ने अटेंटिवली सुननी है। ठीक है। मैं आप लोगों को कहानियां सुनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, क्योंकि जो अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट है वो आप लोगों ने क्या करना है, गेन करना है। ठीक है। अच्छा, एक और मेथड जो है वो क्वेश्चन आंसर है। फोकस डेवलप करने के लिए आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो जो स्टूडेंट होंगे वो आपकी तरफ रागिब होंगे। ठीक है।
एक और जो तरीका है वो तो ऑटोक्रेटिक है, मतलब पनिश करना, लेकिन इसको थोड़ा डिस्करेज किया जाता है क्योंकि इट्स इलीगल आजकल, ये इतना वो नहीं है। अच्छा, बेस्ट मेथड जो है वो मोटिवेशन है। आप क्या कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। आप मोटिवेट करते हो क्लासरूम के अंदर तो बच्चे जो होंगे वो खुद ही फिर इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लासरूम मैनेजमेंट में टीचर कर सकता है, लेकिन हाँ, टीचर जो है वो पार्ट अदा कर सकता है स्कूल के डिसिप्लिन में, लेकिन वो इफेक्टिव तब तक नहीं होगा जब तक हेडमास्टर खुद ना चाहे, क्योंकि हेडमास्टर जो है वो तो अथराइज्ड है ऑल टीचर्स के लिए। अगर एक टीचर खुद ही वो कहते हैं ना कि अगर आप इसी सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करोगे तो ये सिस्टम आपको चेंज करेगा, ठीक है। जाहिर बात है, जब लीडर एक्शन नहीं लेता तो जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं उसके सबॉर्डिनेट होते हैं। अगर वो लाख चाहे कि मैंने सिस्टम को चेंज करना है, वो चेंज नहीं ला सकता। वो जो सिस्टम होता है वो सिस्टम ही उसी को चेंज करता है जो चेंज लाने की बातें करता है, ठीक है। समझ लग गई मियाँ साहब? जी सर, क्लियर हो गई। ओके जी, ओके। अच्छा, नोइंग अबाउट हिमसेल्फ का मतलब यही, ये भी इंट्रोस्पेक्शन ही है। जिस तरह कल हमने पढ़ा था, इंट्रोस्पेक्शन में हम क्या करते हैं, अपने सेल्फ को जो है वो जानते हैं। सेल्फ क्या है, ये कार्ल रॉजर जो है, बिहेवियरिज्म में हम इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। सेल्फ, थ्री टाइप ऑफ सेल्फ है। एक है सेल्फ इमेज, एक है आइडियल सेल्फ, और एक है रियल सेल्फ। सेल्फ इमेज वो है जो लोग आपको तस्वुर करते हैं कि आप क्या हो, ठीक है। रियल सेल्फ वो है जो आप तस्वुर करते हो, जो 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 खुद आप हो, ठीक है। आइडियल सेल्फ वो है जो आप बनना चाहते हो, ठीक है। और सेल्फ इमेज वो है जो सोसाइटी आपको कंसिडर कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सोसाइटी की नज़र में आप एक सिराज साहब हो, ठीक है, लेकिन अपने नज़र में आप एक हेडमास्टर हो। आइडियल जो आपका है वो है आपका एक पायलट बनना या हेडमास्टर बनना, ठीक है। या आप आइडियल जो आपका है, जो आपकी अपनी थिंकिंग है, दिस इज योर रियल सेल्फ, ठीक है। इंशाल्लाह इसको आगे हम पढ़ेंगे। इसकी पर्सनालिटी एक थीरी है जिसको हम कार्ल रॉजर की थीरी ऑफ पर्सनालिटी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मोटिवेशन फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, मोटिवेशन बहुत ज्यादा इसमें है। सबसे ज्यादा जो है वो जी जी रियल इमेज जो है वो मुश्किल है ना। जी जी, रियल इमेज मतलब सोसाइटी को जो अपनी इमेज आप पेश कर रहे हैं, तो सबसे मुश्किल काम तो यही होगा। बिल्कुल यही है। देखो, मेजलो क्या कहता है, अब्राहम मेजलो कहता है कि जो फोर्थ लेवल ऑफ हायरार्किकल नीड्स है उसका सेल्फ एस्टीम। उसका मतलब यही है कि आप सोसाइटी में अपना इज्जत और रिस्पेक्ट जो है वो बनाने के लिए क्या करते हो, अपने आप को एज अ नोबल पर्सन शो करने की कोशिश करते हो। और दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क, कि आप लोग वी थिंकिंग पे बिलीव करो कि लोग आपको अच्छा समझे, ठीक है, न कि आप खुद अपने आप को अच्छा समझते हो, ठीक है। तो जब लोग आपको अच्छा समझेंगे, आपके बिहेवियर अच्छे होंगे, जाहिर ही बात है आप अच्छे होंगे जी। सर इस हेडमास्टर के पोस्ट पर आप सेल्फ एस्टीम के स्टेज पर होगे या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के स्टेज पर होगे? नहीं, ये तो पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। ये देखो, अभी तो आपकी पर्सनालिटी है ना, आपकी पर्सनालिटी कौन सी लेवल पे है, ये उससे जो है आपकी पर्सनालिटी में जो ट्रेड्स है वही आपको ये डिटरमिन करेगा। वही हेडमास्टर जो है वो तो पोजीशन है, पोजीशन आपको डिटरमिन नहीं कर सकता कि आप कौन से लेवल पे हो। हाँ, अगर हेडमास्टर लेवल पे हो आप, तो आप सेल्फ एस्टीम स्टेज पे हो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो तब है जब आप जो है स्पेसिफिकली जो आप फुल पोटेंशियल ह्यूमन जब आप हो और आप अपने स्किल जो है वो यूज कर रहे हो, तो ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में ये हायरार्की स्केल्स, ये लेवल जो है जितने मेजलो के, उसका ताल्लुक आपकी हेडमास्टरी और पोजीशन से नहीं है, उसका ताल्लुक आपके ज़ात से है, कि आपका ज़ात कितने पानी में है। तो वही आपको डिटरमिन करता है कि आप कौन से लेवल आप उसमें हो, मेजलो की हायरार्की में। समझ लग गई? यस सर, थैंक ठीक है। अच्छा, अगर ये देखो, अगर एक मास्टर है और वो बिल्कुल काम का ही नहीं है, ठीक है, और वो बिल्कुल ही लो स्टेज पे है, लो लेवल आप मेजो हायरार्की पे है, तो वो तो ठीक है। हाँ, एक टीचर हो सकता है, बिल्कुल ही पीएचडी का टीचर है, लो लेवल का, सॉरी लो लेवल का नहीं कह सकते, लेकिन लो स्केल का टीचर है। तो वो क्या करता है, वो भी अगर कोशिश कर रहा है तो वो भी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच सकता है। ऐसे चीज के लिए पोजीशन की कोई जरूरत नहीं है, ये ऐसे चीज के लिए अथॉरिटी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉलेज अबाउट ग्रुप स्टडी एंड ग्रुप बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर क्या होता है, इंशाल्लाह इसको हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और ग्रुप बिहेवियर जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल राउंड डेवलपमेंट, पर्सनालिटी, पर्सनालिटी को डेवलप करना ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है?
क्लियर है सर। ओके जी। अच्छा, एजुकेशन एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? एजुकेशन बाय ऑल मीन इज एन अटेम्प्ट टू मोल्ड एंड शेप द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लो, ये भी एजुकेशन का एक डिफिनीशन है। इन्होंने एक डिफिनीशन दिया हुआ है एजुकेशन का, टू मोल्ड द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, टू शेप एंड मोल्ड द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट इज कॉल्ड एजुकेशन। It aim to produce desirable change in them for all-round development of their personalities. ये तो एजुकेशन की डिफिनीशन है। The essential knowledge and skill to do this job satisfactorily is supplied by educational psychology as Peels put in the following words. मतलब highlighting, Peels put mean highlighting, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है, help the teacher to understand the development of his people, the range and limits of their capacities, the process by their learn and by their social relationship। चीज़ें ये ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है। अच्छा, सोशल रिलेशनशिप के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं? ये पहले मैंने आप लोग को पढ़ाया है। सोशल रिलेशनशिप जानने के लिए कौन सा टेक्निक यूज़ होता है? सिराज साहब हो क्लास में आप? सिराज साहब नहीं है कोलैबोरेटिव आप। लर्निंग। जी जी, मियाँ साहब, अगर हम किसी की सोशल रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहें तो हम उसको किस तरह मेजर करेंगे? ऑब्जर्वेशन। नहीं, कोई और? सर मैंने प्लेइंग। कहा ऑप्शन दे दे, ऑप्शन में से बता देंगे। अच्छा, नहीं, ऑप्शन मैंने दे दिया तो फिर तो आंसर भी दे। जी जी, Sociogram. वेरी गुड। सोशियोग्राम और सोशियोमेट्री, सोशियोमेट्रिक्स, वेरी गुड। सोशियोग्राम जो है उसके जरिए हम मेजर करते हैं कि रिलेशन किस तरह है। ठीक है, वो आप लोग पढ़ो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी अगर क्लास में मैं उस तरफ चला गया तो मेरे ख्याल में ये सारा जितना भी 40 मिनट का क्लास है उसमें ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसको इंशाल्लाह कवर कर लेंगे किसी जगह। ठीक है। अच्छा अच्छा, एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये रिलेशनशिप पे भी बहुत ज्यादा फोकस करता है। अच्छा, नेचर क्या है? इट्स नेचर इज साइंटिफिक सेंस, इट हैज बीन एक्सेप्टेड दैट एज अ साइंस, दैट इट इज अ साइंस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये एजुकेशन जो है ये एक साइकोलॉजी को पहले जो है आर्ट समझा गया, फिर सोशल साइंसेस समझा गया, फिर जो है इसको साइंस भी समझा गया, और अभी जो है आल एंड ऑल है। ठीक है, ये साइंस भी है, ये आर्ट्स भी है, और ये सोशल साइंसेस भी है, ये सब में आता है। ठीक है। The relationship between education and educational psychology also throws light on its nature. We can summarize the nature of educational psychology in following ways. ठीक है, नेचर को हम नीचे अभी कर रहे हैं। By applying the principle and technique of psychology, it tries to study the behavior and experiences of the people. ये तो हमने पहले पढ़ा। Educational psychology limit its study to the behavior of the pupils, learner in relation to educational environment. ये भी हमने पढ़ा, वो जो highlighted point है। It gave the necessary knowledge and skills, technical guidance for giving education to the people in a satisfactory way. हम क्या करते हैं, इसी के जरिए ही जो टेक्निकल स्किल्स होते हैं, टेक्निकल गाइडेंस होती है, जो स्किल्स प्रोवाइड करना होता है वो हम प्रोवाइड करते हैं। इट इज अप्लाइड पॉजिटिव साइंसेज। देखो, ये अप्लाइड भी है और पॉजिटिव साइंसेज भी है। पॉजिटिव साइंसेज का मतलब ये है कि इसमें हम ओवरऑल देखो, एजुकेशन का मतलब क्या है? पॉजिटिव चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो इसका जो मोटो है वो भी यही है कि अप्लाइड पॉजिटिव साइंसेज है। इसमें नेगेटिव हम ज्यादा नहीं पढ़ते, इसमें पॉजिटिव साइंसेज जो है पॉजिटिव चीजें ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज नॉट अ परफेक्ट साइंस। ये देखो, परफेक्ट साइंस इसलिए नहीं है कि पहले ये आर्ट्स में इंक्लूड होता था, फिर इसको सोशल साइंसेज के साथ लिंक किया गया, अभी इसको साइंस का दर्जा भी दिया गया है। तो मतलब ये कि ये परफेक्ट साइंस नहीं है, ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। ठीक है, इट एम्प्लॉयज साइंटिफिक मेथड्स एंड अडॉप्ट्स साइंटिफिक अप्रोच टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल एंड एजुकेशनल एनवायरनमेंट। ठीक है। अच्छा, ये अभी इंपॉर्टेंट है जिसको मैं आप लोग कह रहा था कि ये चीज़ें आप लोगों ने बिल्कुल फिंगर टिप्स पे जो है याद रखनी है अगर आप लोगों ने सही ऑलराउंडर बनना है एजुकेशनिस्ट, सॉरी साइकोलॉजी की। स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इसी एरियाज के इर्द गिर्द घूमेगी। आप लोगों इस एरियाज को आप लोग कवर कर लो तो फिर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लर्निंग क्या है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या है, लर्निंग प्रोसेस क्या है, लर्निंग सिचुएशन क्या है, टीचर क्या है, टीचर की साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग कवर कर लो तो मेरे ख्याल में एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो आप लोगों की कवर हो जाएगा। ठीक है, टॉप पे जो है आप लोग देख लो लर्नर और पीपल। ठीक है, तो यहाँ पर लर्नर है, कौन है? स्टूडेंट है। एक दूसरी साइड पे लर्निंग एक्सपीरियंसेस है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस हमारे क्या है? मेथोडोलॉजी है, जो हम मेथड यूज करते हैं उसको हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस यूज कहते हैं। ठीक है, थर्ड पे जो है लर्निंग प्रोसेस है।
जिस तरह हमारे कुछ लर्निंग प्रिंसिपल्स है, मोटिवेशंस है, लर्निंग थीरीज है, वो हमारी लर्निंग प्रोसेस में आएगी। ठीक है, यहाँ पर लर्निंग सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट है। मैंने आप लोगों को कहा था कि लर्निंग सिचुएशन और एनवायरनमेंट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि जो टीचर और स्टूडेंट के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं तो वो हमारे पास लर्निंग सिचुएशन और लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर आती है। ठीक है, अच्छा, टीचर जो है एट अ सेल्फ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी एक जो है एलिमेंट है स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी का। ठीक है, इसको हम वन बाय वन अभी कवर करते हैं। ठीक है, लर्नर, लर्नर चूंकि स्टूडेंट है, द टोटल सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी प्राइमरीली रिवॉल्व्स अराउंड दिस वेक्टर लर्नर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो लर्नर के लिए कर रहे हैं। अगर टीचर कोई स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहा है वो भी लर्नर के लिए, अगर कोई चीज़ें हम जो है डिज़ाइन कर रहे हैं वो भी लर्नर के लिए कर रहे हैं। मतलब ये कि लर्नर जो है इट्स ऑफ कोर इंपॉर्टेंस। दिस सब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट इक्वेंट्स अस, इक्वेंट्स मीन वाकिफ करना, इक्वेंट्स अस with the needs of knowing the learner and deal with the learner and deal with the techniques of knowing him well। लर्नर को आपने अच्छी तरह जानना है, उसकी मेंटल लेवल को जानना है, उसके नीड्स को जानना है, उसके रिलेशनशिप को जानना है। जब आप लोग सारी चीज़ों को जान लो देन आप जो है एक बेस्ट टीचर और प्रोस्पेक्टिव टीचर जो है वो बन सकते हो। ठीक है, ये हो गया लर्नर। लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या है, जिस तरह मैंने आप लोग को कहा, ये वर्ड आप लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूज होगा, लेकिन लर्निंग एक्सपीरियंस जो है स्पेसिफिकली हम कहते हैं अपने मेथोडोलॉजी को, अपने मेथड्स को, पेडागाजी जिसको हम कहते हैं पेडागाजी। स्पेसिफिकली लर्निंग एक्सपीरियंसेस उसी पेडागाजी के साथ ही रिलेटेड है कि कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं उसको हम लर्निंग एक्सपीरियंसेस कहते हैं। ठीक है, दिस इज द सेकंड एरिया ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड though the subject does not directly connect itself with the problem of what to teach or what learning experiences to provide the learner। हमने क्या टीच करना है, और लर्निंग एक्सपीरियंसेस मीन बाय व्हाट मेथड टू टीच, कौन से तरीके से हमने इसको टीच करना है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सजेस्टिंग द टेक्निक्स ऑन एक्वायरिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। पहले मैंने आप लोग कहा कि ये टेक्निक्स है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है दीज आर द टेक्निक्स कि हमने किस तरह अपने लर्नर को टीच करना है। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प इन डिसाइडिंग द काइंड्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिजायरेबल। ये देखो मैंने आप लोगों को फिर कहा कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस फिर क्या है, मेथड्स और मेथोडोलॉजी है। दैट्स व्हाई एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प इन डिसाइडिंग द काइंड्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिजायरेबल एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आगे हम पढ़ेंगे। ग्रोथ जो है इट्स इंक्रीज वाइल डेवलपमेंट इज चेंज। ये आप लोग एक चीज याद रख लो तो आप लोग की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ग्रोथ इज इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट, while development is change in shape, structure and texture। ठीक है, ग्रोथ जो है वो सर्टन लेवल पे जाके रुक जाती है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो नहीं रुकती। ग्रोथ जो है वो एक डायरेक्शन में जाती है, जब डेवलपमेंट जो है वो रिवर्स भी हो सकती है किसी स्पेसिफिक स्टेज पे जाके। फॉर एग्जांपल एक बंदा, उसकी मेच्योरिटी शो हो रही है, हो रही है, हो रही है, एक टाइम आएगा कि वहां पर अगेन बूढ़ा होना शुरू हो जाएगा और अगेन उसकी जो रिवर्स डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ग्रोथ जो है यूनिडायरेक्शनल है, ये इंक्रीज है, और डेवलपमेंट जो है ये रिवर्स भी हो सकता है। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, डेवलपमेंट को हम एज सच इस तरह आसानी से मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो टेक्सचर है, वो स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये चीज़ें इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे भी, लेकिन ये जो मैंने आप लोग को 4-5 पॉइंट बता दिए, अगर आप लोग ये नोट कर लो तो मेरे ख्याल में इट्स इनफ। ठीक है, अच्छा, तो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, so that these experiences can be acquired with a greater ease and satisfaction. In this area, educational psychology has the subject matter which facilitates the selection of the desirable experiences for the learner। मतलब इसी सारी चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं तो जो हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस होंगे फिर वो क्या होंगे हमारे लिए, फिर हम सेलेक्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अच्छा जी, लर्निंग सिचुएशन एक और एरिया है। पहले हमने लर्निंग पढ़ा, फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस पढ़े, अभी जो हम पढ़ रहे हैं दिस इज लर्निंग सिचुएशन आर एनवायरनमेंट। ठीक है, लर्निंग सिचुएशन में आप लोग कहा था कि जो टीचर और स्टूडेंट के अलावा या लर्नर के अलावा जो चीज़ें हैं वो लर्निंग सिचुएशन आर एनवायरनमेंट में आती है। अंडर दिस टॉपिक एजुकेशनल साइकोलॉजी फोकसेस ऑन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड लर्निंग सिचुएशंस व्हिच कम बिटवीन द लर्नर एंड द टीचर। जो लर्नर और टीचर के दरमियान जो भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह वो हमारे साथ आएगी लर्निंग सिचुएशन और एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, अच्छा, लर्निंग प्रोसेस ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लर्निंग प्रोसेस है
After knowing the learner and deciding on the types of learning experiences that are to be provided, the next problem arises when helping learner properly acquire these experiences with ease and convenience. ठीक है, नीचे पलता है थोड़ा, इसमें दो तीन चीजें आप लोग याद रख लो एट साइन अप. ठीक है, therefore around this pivot कहते हैं महवर को. Therefore around this pivot, educational psychology deal with the nature of learning and how it takes place and comprises topics such as loss. ये देखो लर्निंग प्रोसेस में हम लास्ट पढ़ेंगे, ये चीजें आप लोगों ने बिल्कुल जहन में रखनी है. लर्निंग एक्सपीरियंस का ताल्लुक लास्ट के साथ है, प्रिंसिपल्स के साथ है. अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग क्या है? इट्स अ न्यू टाइप ऑफ थिंक, इसको हम इंशाल्लाह कवर करेंगे. बहुत ज्यादा है लर्निंग के जो प्रिंसिपल्स है वो आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे. एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, जो कॉग्निटिविस्ट है, जो बिहेवियरिस्ट है, जो ह्यूमनिस्ट है, सारी जितनी भी थ्योरीज है सारे हम वन बाय वन इंशाल्लाह पढ़ेंगे. लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रॉडली हम लर्निंग थ्योरीज को कौन से कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. तो कंस्ट्रक्टिविस्ट हो सकते हैं, ह्यूमनिस्ट हो सकते हैं, जो है क्या कहते हैं उसको, बिहेवियरिस्ट हो सकते हैं. ठीक है, तो ये सारे इसमें लर्निंग थ्योरीज जो है इसमें आते हैं. ठीक है, रिमेम्बरिंग एंड फॉरगेटिंग, रिमेम्बरिंग क्या है, फॉरगेटिंग क्या है, इसको भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे. परसीविंग, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन. ये देखो कॉन्सेप्ट लर्निंग किसी से पूछा गया था कि व्हाट इज कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन. तो कॉन्सेप्ट लर्निंग वो टाइप ऑफ लर्निंग होती है जिसका ताल्लुक हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के साथ है. इस तरह ब्लूम टेक्सोनोमी में जो कॉग्निटिव डोमेन है उसका लेवल 3 वहां से स्टार्ट होता है और लेवल 6 तक जाता है, जिसमें एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, ये चारों जो स्किल्स है ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है. यहाँ से जो रिलेटेड होंगे उसको हम कॉन्सेप्ट कहते हैं. कॉन्सेप्ट को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? कॉन्सेप्ट स्पेसिफिकली द सम और इट इज द कलेक्शन ऑफ आइडियाज अराउंड समथिंग. इट इज द कलेक्शन ऑफ आइडियाज अराउंड समथिंग. जब बहुत से आइडियाज आते हैं आपका कॉन्सेप्ट बनता है. एक और क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज थीमेटिक लर्निंग. तो जब बहुत से कॉन्सेप्ट आते हैं तो आपका थीम बनता है. ठीक है, बहुत से थीम्स, सॉरी, एक थीम के अंदर आपके बहुत से कॉन्सेप्ट आते हैं, एक कॉन्सेप्ट के अंदर आपके बहुत से आइडियाज आते हैं, एक आइडियाज के अंदर आपके बहुत से परसेप्शन आते हैं, और एक परसेप्शन के अंदर आपके बहुत से सेंसेशंस आते हैं. आप लोगों ने इन चीज़ों को बहुत ही, ये कौन कहता है? ये टिचनर कहता है. टिचनर जो कि स्ट्रक्चरलिस्ट है वो कहता है जब हमारी सेंसेशन होती है देन हमारा परसेप्शन बनता है. सेंसेशन मतलब बायोलॉजिकल टाइप ऑफ थिंग है. फॉर एग्जांपल हमने टच किया, हमने स्पेल किया, हमने हियर किया, हमने टेस्ट किया, ठीक है, हमने साइट किया, तो ये हमारा क्या है? हमारा सेंसेशन है. इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में चेंज करने को हम परसेप्शन कहते हैं. द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ सेंसेशन इज कॉल्ड परसेप्शन. फिर इसको प्रैक्टिकल फॉर्म जब हमने दे दिया तो उसको हम परसेप्शन कहेंगे, हरकत में लाना. जब परसेप्शन बनेंगे तो हमारे क्या बनेंगे? आइडियाज बनेंगे, आइडियाज डेवलप होंगे. जब आइडियाज डेवलप होंगे तो हमारे कंसेप्ट बनेंगे, और जब कंसेप्ट डेवलप होंगे तो हमारे क्या बनेंगे? फिर थीम्स बनेंगे. और इसी तरह टिचनर ने इनको जो है डिवाइड किया था, और उन पे क्रिटिसिज्म भी ये आया था कि बिहेवियर को हम नहीं तोड़ सकते. तो उन्होंने ये प्रूव किया कि नहीं, बिहेवियर को हम तोड़ सकते हैं, उसको हम स्मॉल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. उन्होंने डिवाइड किया था माइंड और कॉन्शियस को, दोनों को अलग अलग किया था. वो कहता है कि माइंड वो है जो कि आपके ओवरऑल जिंदगी से जिसका ताल्लुक है लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सॉरी एक्सपीरियंसेस से, लाइफ एक्सपीरियंसेस से, वो माइंड है. और जो आपकी हो रही है रिसेंटली, वो जो है हमारे पास क्या है? वो हमारी सॉरी वो हमारी कॉन्शियस है. वो इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे. ठीक है. अच्छा, थिंकिंग, रीजनिंग प्रोसेस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग है, वेज एंड मीन ऑफ इफेक्टिव लर्निंग एंड सो ऑन. ये चीजें हम सारे इंशाल्लाह इसमें पढ़ रहे हैं. टीचर, अच्छा, लास्ट but not least is the teacher. It emphasizes the need of knowing the self for a teacher to play his role properly in the process of education. And it discuss the conflicts, motivation, anxiety, adjustment level of aspiration. Okay, moreover, it throws light on the essential personality traits, interest, aptitudes, characteristics of effective teaching so as to inspire him to become a successful teacher. टीचर की इंटरेस्ट, टीचर की ट्रेड्स, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड्स, फ्यूचर रुझान जो है उसको हम एप्टीट्यूड कहते हैं. ये सारी चीज़ें जो है टीचर के अराउंड घूमती है, इसको भी साइकोलॉजी एड्रेस करती है. ठीक है. अच्छा जी. अच्छा, टाइम जो है मेरे ख्याल में 2 ही मिनट रिमेनिंग है, तो यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं, क्योंकि आगे जो ये टॉपिक शुरू होगा तो फिर हम इसको कवर नहीं कर सकेंगे इसी टाइम में. अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई अच्छा सा सजेशन, कोई अच्छा सा पॉइंट जो इसी हवाले से शेयर करना चाहता हो